गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास विषय से संबंधित अब मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रथम सेमेस्टर का जो इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है उससे संबंधित पूरी परिचर्चा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है और किन किन प्रश्नों या किन किन टॉपिकों पर आपको ज़्यादा विशेष फोकस करना है, उसी चीज़ को लेकर के मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ आपके सामने। आप इसको बड़े इत्मीनान से, आराम से इसको देखने के बाद आप एक एक क्वेश्चन पर नोट करना और नोट करने के बाद उनको पूरी तरह से रीड करके ही आप एग्जाम देने के लिए जाना। एग्जाम में लगभग जो मैं बता रहा हूँ उनकी पूरी संभावना है, क्योंकि मैं पर यूनिट वाइज आपको पूरा पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले अपन प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र आएगा कैसा। अब अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो प्रश्न पत्र आपको पता है, मैंने कई बार क्लासों में भी बताया और वापस बता रहा हूँ। खंड ए और खंड बी। खंड ए में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और टोटल 20 अंक। छोटे छोटे सवाल आएंगे 10, कितने 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 20 अंक का पार्ट अ है। लेकिन जो खंड बी है वो यूनिट वाइज चलेगा। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इस प्रकार चलेगा ये। अब जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट चल रही है, तो इन फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट। ध्यान रखना, मिड टर्म टेस्ट में अपने 3 यूनिट से सवाल आए थे, लेकिन मेन एग्जाम में पूरे 5 यूनिट से सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना। मिड टर्म टेस्ट में केवल 3 यूनिट थी, मेन एग्जाम में 5 यूनिट है और 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट में 2 सवाल आएंगे और 2 में से कोई एक सवाल करना है। तो इस प्रकार 5 यूनिट से 10 सवाल आएंगे। हर यूनिट में कितने सवाल होंगे, 2 सवाल होंगे और दोनों में से सवाल कितने करने हैं, हर एक यूनिट से एक सवाल लेना कंपलसरी है आपके लिए। और जब एक एक सवाल हर यूनिट से ले रहे हो तो टोटल 5 यूनिट है, तो 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का है, तो ये 60 नंबर का पार्ट बी हो गया। बहुत बड़े सवाल है, आपको निबंधात्मक उत्तर देना है और निबंधात्मक उत्तर जब देने जाओगे तब निबंधात्मक में आपको 500 शब्दों की शब्द सीमा ध्यान रखनी है। इसका मतलब शब्द सीमा आपके पास कितनी रहेगी, 500 शब्दों की। टोटल 5 क्वेश्चंस, 12 नंबर का एक अंक है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 60 अंक का पार्ट बी हो गया और पार्ट ए 20 अंक का हो गया। टोटल 80 अंक का पेपर होगा। 3 घंटे में पूरा करना है। अगर बड़े सवाल इस हिसाब से करने जाओ तो आधे घंटे में हर एक बड़ा सवाल करना है, जिसको आप कम से कम 4 से 5 पेज में उत्तर देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 500 शब्दों की लिमिट पूरी होगी। कोई भी हड़बड़ाहट में वास्तविक स्थिति से नहीं हटे, शॉर्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं, विश्लेषण करना ही पड़ेगा और विश्लेषण नहीं करोगे तो फिर आपके अंकों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको प्रत्येक यूनिट वाइज क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना। एक एक यूनिट को लेकर के मैं आ रहा हूं कि एक यूनिट से आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, जिन चीजों को पढ़ना उन पर विशेष फोकस करना। जैसे देखो, मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको यूनिट फर्स्ट, यानी इकाई प्रथम। अब इकाई प्रथम में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। कौन सा है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब स्रोत देखो, पुरातत्व सामग्री भी हो सकती है, साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे स्रोत आपको लिखने हैं, तब जाकर के एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनको आपको लिखना है। अगर वो साहित्यिक स्रोत पूछे तो साहित्यिक लिखना, अगर पूरा पूछ रहा है तो आपको सारे याद करके जाना है। बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है और इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा जो इस संबंध में सबसे बड़ा सवाल है वो अगर आपके व्यू देखा जाए तो प्रागैतिहासिक से संबंधित है, यानी प्रागैतिहासिक काल।
कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल को समझाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तीसरा सवाल यहाँ बनता है, वो है महापाषाण काल। कौन सा है? महापाषाण काल का वर्णन कीजिए। 3 सवाल बनते हैं प्रत्येक यूनिट से, लगभग किसी में 4 बन सकते हैं, लेकिन पहली यूनिट में 3 सवाल बन रहे हैं। जो 3 सवाल बन रहे हैं उन 3 सवालों के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है, तीसरा है, और 3 सवाल ही एक यूनिट से बन रहे हैं। तो इन 3 यूनिट में से 2 सवाल तो आपको वहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है ये 3 यूनिट क्लियर करके, सॉरी, प्रथम यूनिट के तीनों सवाल क्लियर करके जाना है। तो तीनों सवाल आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये पहली यूनिट के 3 सवाल आपके सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको एक बार तैयार करके जाना, फिर एग्जाम दे करके निकलो, तब आपको आभास हो जाएगा कि वास्तव में सवाल आए हैं या नहीं आए। इसके अलावा जब अपन यूनिट सेकंड की बात करें, ये यूनिट फर्स्ट के हैं, अगर मैं बताऊं आपको कि यूनिट सेकंड में क्या आ सकता है, तो आपको देखो यूनिट सेकंड में कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक हड़प्पा पढ़नी है, और दूसरी है वैदिक। अब हड़प्पा सभ्यता का जो वर्णन करना है वो किस आधार पर करना है? तो धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, और एक है सामाजिक व्यवस्था। यानी समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में टिप्पणी लिखनी है, वो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के 5 महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में अपने सिलेबस में दिया हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। तो इन 5 के संदर्भ में आपको ये टिप्पणियां लिखनी है। धार्मिक व्यवस्था को समझाना है, आर्थिक को, राजनीतिक को और सामाजिक व्यवस्था को। आप अच्छे से पढ़ोगे 5 तो समझ में आपके आ जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा है वैदिक सभ्यता, इसमें भी ये का यही, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और उस समय की राजनीतिक स्थिति। इन 4 बिंदुओं पर इसको भी समझाना है। यानी पूरी यूनिट में 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, एक हड़प्पा का और एक वैदिक का। हड़प्पा में आपको धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, और यहाँ भी ये की यही व्यवस्था समझानी है। बहुत बढ़िया सवाल है। और लगभग यूं देखा जाए तो कुछ विशेषताएं ऐसी है जो जितनी हड़प्पा में है उसकी ठीक विपरीत विशेषताएं वैदिक समाज में आ जाती है। इसलिए कहते हैं इनको तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, गारंटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको याद रखना है इनको। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये 2 यूनिट में है। पहली यूनिट में कितने सवाल बताए मैंने आपको? 3। दूसरी यूनिट में 2, यानी 2 सवाल ही बन रहे हैं बड़े, और 2 ही आने हैं। तो फिर आपको याद करने में क्या दिक्कत आएगी? कह रहा हूं कि जब इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इनको। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। देखो यूनिट जो थर्ड है उसमें क्या चीज दी हुई है उसको ध्यान से देखना है। देखो इकाई तृतीय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इकाई तृतीय के संदर्भ में अपन देखने जाए तो यहाँ विशेष करके एक तो मौर्य साम्राज्य दे रखा है, जिसका विशेष करके श्रीलंका और पश्चिमी एशिया के साथ संबंध बताए गए। तो मौर्य साम्राज्य, क्या पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, और विशेष करके किसके साथ पढ़ना है? एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका के साथ। मौर्य साम्राज्य के श्रीलंका एवं पश्चिमी एशिया के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए या वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मौर्य साम्राज्य को किसके संदर्भ में समझाना है? पश्चिमी एशिया और श्रीलंका के साथ संबंधों को समझाना। और उसमें लगभग अपन जब भी संबंध पढ़ते हैं एक देश का दूसरे से, तो विदेश नीति होती है जो राजनीतिक में आएगी, और दूसरा कल्चर ट्रांसफर होता है यानी सांस्कृतिक संबंधों का। तो ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के श्रीलंका एवं पश्चिमी एशिया के साथ संबंधों का जो वर्णन करना वो स्पेशली किसमें करना है? राजनीतिक,
एवं सांस्कृतिक संबंध, ये याद रखना है, इन पर फोकस करना है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के मद्देनजर इन सबको समझाना है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है। ज्यादातर क्या आएगा, देखो अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो अशोक के दम और अशोक के अभिलेख के बारे में, तो देखो अशोक के धम एवं अशोक के अभिलेख, अशोक के धम एवं अशोक के अभिलेखों को समझाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चंस यहां बन रहे हैं कि अशोक के धम और अशोक के अभिलेख क्या है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वो चीज है महाजनपद। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई महाजनपद। महाजनपद युग में एक सिस्टम चलता था, वैसे अपन युग देखें तो राजतंत्रात्मक में व्यवस्था थी, तो महाजनपद युग की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, फिर गण एवं संघ को समझाइए। यानी कि महाजनपद युग की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, गण एवं संघ को समझाना है। तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो मौर्य साम्राज्य के श्रीलंका एवं पश्चिमी एशिया के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए, स्पेशली किसके संदर्भ में, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज है अशोक के धम एवं अशोक के अभिलेखों को समझाइए। और तीसरा है महाजनपद युग की राजतंत्रात्मक व्यवस्था, गण एवं संघ को समझाइए। तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं यूनिट थर्ड में। कितने बन रहे हैं? तीन क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ यूनिट थर्ड में। तो आपको इनके ऊपर विशेष फोकस करना है कि तीन क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। अब अगर अपन देखें तो यहां पर आते आते अपन महाजनपद खत्म हो गया, मौर्य भी खत्म हो गए, तो इकाई चौथे में क्या दे रखे हैं, तो अपन इकाई चौथे की तरफ बढ़ते हैं एक बार। यूनिट फोर्थ। देखो मौर्यों के बाद मौर्योत्तर समाज आया, तो मौर्योत्तर समाज कौन सा, ध्यान रखना। मौर्यों के बाद में जितने उत्तरवर्ती गुप्त और मौर्यों के बीच में जो भी राजवंश रहे वो सारे मौर्योत्तर राजवंश कहलाएंगे। तो मौर्योत्तर काल को समझाना है, और किस स्थिति में समझाना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। मौर्योत्तर काल खंड पूरा, जिसमें आपके कुषाण, सातवाहन, सोंग ये सारे आएंगे। समझाइए किस स्थिति में समझाना है, किन बिंदुओं के अंतर्गत मौर्योत्तर काल को समझाना है। तो राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, इसकी सामाजिक स्थिति बतानी है, आर्थिक व्यवस्था में बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके सांस्कृतिक स्थिति को बताना है, सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन करना है। तो आपके सामने सारी चीज क्लियर पड़ी है कि यूनिट फोर्थ का जो पहला सवाल है मौर्योत्तर काल को समझाइए, वो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संबंधों के मद्देनजर आपको पूरा का पूरा क्लियरिफाइड करना है। ये पहला क्वेश्चन है यूनिट फोर्थ का। अब यूनिट फोर्थ में दूसरी स्थिति देखे तो चीज क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपन जाते हैं मौर्योत्तर काल के बाद में, तो महायान धर्म का उदय कैसे हुआ था, तो महायान धर्म को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, महायान धर्म को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा जो है वो है वैष्णववाद एवं शैववाद को समझाइए। वैष्णववाद एवं शैववाद को समझाइए। कितने क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस यहाँ भी है। देखो हर यूनिट से दो क्वेश्चंस आएंगे, और अधिकतम मैं 30 सवाल ही बता रहा हूं, तो फिर इन पर ज्यादा फोकस करना। पूरी की पूरी संभावना है कि ये सवाल आएंगे आपके। तो देखो मौर्योत्तर काल को समझाइए, इसमें राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, महायान धर्म को समझाना है, और वैष्णववाद एवं शैववाद को समझाना है। ये थोड़ी यूनिट इजी है, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो इसमें संभावना आपके मार्क्स अधिक लाने की रहती है पूरी पूरी। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके यूनिट फिफ्थ पे। ध्यान से देखना, मैंने एक एक करके सारे यूनिट का विश्लेषण किया आपके सामने। अब भाई
इकाई यानी यूनिट 5। देखो क्या है, अब गुप्त काल आएगा तो गुप्त प्रशासन को समझाइए, पहला सवाल। किसको समझाना है? गुप्त प्रशासन को। दूसरा है गुप्त कला को समझाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मौर्य कला, गुप्त कला। गुप्त कला को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? गुप्त प्रशासन को समझाइए, गुप्त कला को समझाइए। इसके अलावा इस समय मध्य एशिया के साथ ये 3 सवाल बन रहे हैं। पूरी 5 मिनट में 3 सवाल बड़े बड़े बन रहे हैं जिनको आपको विशेष फोकस करना है। गुप्त प्रशासन को समझाना है, गुप्त कला को समझाना है और मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को समझाइए। ये आपके सवाल बन रहे हैं। मैंने 4 यूनिट में 3-3 क्वेश्चंस बताए हैं, 12 क्वेश्चंस, और 1 यूनिट में 2 बताए, तो 14 क्वेश्चंस हो रहे हैं टोटल, और 10 क्वेश्चंस वहां आएंगे। इसका मतलब अच्छे से पढ़ के जाना, पूरी की पूरी संभावना है इन प्रश्नों के आने की। लेकिन 1 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चंस पूरे बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक है मौर्य कला, याद रखना इसको, मौर्य कला को समझाइए। गुप्त कला और मौर्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हाल में दोनों कलाओं में से एक सवाल आपके गारंटेड आएगा, तो आप इसको विशेष फोकस करके जाना है। प्रत्येक यूनिट से मैंने सवाल बताए हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 सवाल आएंगे, दोनों पर फोकस करना है। जो जो पाठ्यक्रम में सवाल बन रहे थे उनकी अधिकतम संभावना जितनी थी वो सारी बताइए। आप इस पे ज्यादा फोकस करना, आपका बहुत ही बढ़िया पेपर जाएगा। किसी तरह से हतोत्साहित नहीं होना है, काम जो आ रहा है वो बढ़िया ढंग से करते हुए जाना है, विस्तृत विश्लेषण करना है, कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी है, और फ्री माइंड से जाकर के एग्जाम देना है। कोई लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन ही अगर पढ़ के जाते हो तो अच्छे से आपको दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके वहां। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।